और आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर से। पूरे देश में शायद ही कोई शख्स हो जो इस दौरान जिसकी आंखें नम ना हुई हो, जो भावुक ना हुआ हो, जो शायद रोया ना हो, जिसने अपनों को ना खोया हो। यही हाल आज देश के प्रधानमंत्री का भी था, जिनके ऊपर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावुक हो गए। जी हां, वाराणसी में डॉक्टरों से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री का गला रुंध गया और वो भावुक हो गए। सुनिए जरा सबसे पहले प्रधानमंत्री को, क्यों आखिर प्रधानमंत्री भावुक हो गए, सुनिए जरा। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। तो प्रधानमंत्री को आपने देखा, प्रधानमंत्री भावुक हो गए। ये पहली बार नहीं था, आपको याद होगा इससे पहले भी प्रधानमंत्री भावुक हुए थे 16 तारीख को, 16 जनवरी, क्योंकि देश में जो लगातार सिलसिला जारी है अपनों को खोने का, प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया। इससे पहले आपको याद होगा, फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं तस्वीरें, 16 जनवरी को भी प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। सुनिए जरा, टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दौरान। जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए, उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई बार ऐसे क्षण आए जब वो भावुक हो गए, रुआसे हो गए। हम सब की जिंदगी में इस कोरोना के दौरान ये हालात बने। इससे पहले आपको याद होगा, प्रधानमंत्री देखिए 7 मार्च को यही स्थिति थी जब ये महिला दरअसल रो पड़ी प्रधानमंत्री से बात करते वक्त। जरा सुनिए क्या हुआ। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आंसुओं को इस दौरान रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये पल ही ऐसा है, चारों तरफ से जब मौत की खबरें आ रही हैं, शायद ही कोई अपने आंसुओं को रोक पाए। इस दौरान प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज भी देखिए क्या हुआ दरअसल, जब प्रधानमंत्री वाराणसी में डॉक्टर से बात कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 100 जिला अधिकारियों से बात की। जरा देखिए जरा कैसे डॉक्टर से बात करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। आज फिर भावुक हुए प्रधानमंत्री। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। कोरोना से मौत पर छलका पीएम का दर्द। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मृतकों को श्रद्धांजलि, रिश्तेदारों को सांत्वना और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। कुर्सी कितनी भी बड़ी हो, इंसान कितना भी ताकतवर हो, एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो खुद की भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला प्रधानमंत्री के साथ। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर से संवाद के दौरान
प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उनका गला रुंध गया और आंखें भी भर आईं। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या भी ज्यादा है और मौत का आंकड़ा भी। हालांकि इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें पहली बार नम नहीं हुई। प्रधानमंत्री बहुत भावुक हैं खुद भी। ये दिन याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में थे और गुलाम नबी आजाद साहब का आखिरी दिन था राज्यसभा की तस्वीरें, जब वो भावुक हो गए थे। सुनिए जरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले आपको याद होगा जब चंद्रयान बहुत उम्मीदों के साथ भेजा गया था मंगल पर, उस दौरान देखिए जरा प्रधानमंत्री कैसे भावुक हो गए थे। प्रधानमंत्री ने खुद इसरो चीफ को गले लगा लिया था। ये तस्वीरें फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं, ये बहुत भावुक क्षण था सभी के लिए, पूरे देश के लिए भावुक पल था जब प्रधानमंत्री भावुक थे, इसरो के चीफ भावुक थे, पूरा देश उसी दौर से गुजर रहा था। तो प्रधानमंत्री को देखा आपने, उनकी जिंदगी के भावुक पल मैंने दिखाए आपको। और यह दौर है ऐसा जब हर शख्स दरअसल जज्बाती है, जज्बातों के साथ जुड़ा हुआ है, सबने अपनों को खोया है। लेकिन आखिर क्यों इस कठिन वक्त में जब सबको संभल कर एकजुट होना है, तो कांग्रेस क्यों आखिर देश से नफरत कर रही है? क्यों देश में आग लगाने की कोशिश और जलाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस को देश से नफरत क्यों है? सवाल यह है। राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता जिसने, जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, देश पर सबसे ज्यादा राज किया, वो आज क्यों देश से नफरत करने लगी है? देखिए जरा, आप सबसे पहले सुनिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री रहे हो, वो कह रहे देश में आग लगा दो। कांग्रेस का इतना बड़ा नेता आखिर ये सोच भी कैसे सकता है? सुनिए जरा, कमलनाथ देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है। तो आप सुन रहे, सोचिए जरा, कांग्रेस पार्टी जिसके नेता इस देश के प्रधानमंत्री रहे हो, सालों तक राज किया हो, उनके वरिष्ठ नेता कमलनाथ जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे नेता, उन सब के बगल में चले, सबसे करीबी है सोनिया गांधी के, वो कह रहे हैं आग लगा दो। कोई नेता जो देश को बनाने वाला जो प्रतिनिधि है, वो कह सकता है आग लगा दो? बीजेपी सीधा सवाल पूछ रही है। सुनिए जरा संबित पात्रा को। आदरणीय कमलनाथ जी का भी एक वीडियो आया है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मौका है पेंडेमिक का, किसानों को लेकर हमें देश में आग लगा देना है, हमें देश में आग लगा देना है। यही तो कांग्रेस की टूल किट है, देश में आग लगाने की बात।
तो संबित पात्रा को आपने सुना, वो सीधे सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे देश में आग लगाने की बात कर सकता है कोई नेता। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या कहा कमलनाथ ने। दरअसल ये देखिए, कमलनाथ आखिर ऐसी बात कह भी कैसे सकते हैं, जरा ग्राफिक जल्दी से दिखाइए वॉल पर। क्या कह रहे हैं? दरअसल हुआ क्या कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और ये वीडियो उसमें बनाया गया। कमलनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को बात कर रहे थे और इसको मूव करिए जल्दी से। कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और कार्यकर्ताओं को ये कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में कह रहे थे कि ये वक्त है आग लगाने का। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं ये वक्त है आग लगाने का। इसको मूव करिए प्लीज जल्दी से। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान कहा, कमलनाथ ने कहा कि आग लगाना है। तो ये कमलनाथ के शब्द हैं जो वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पर ये बात बोली है, यानी किसान एक तरफ सरहद पर बैठे हैं और कमलनाथ आग लगाने की बात कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, सुनिए जरा। अब आपदा में वो सेवा तो करने से रहे, आपदा में तांडव करना चाहते हैं कि ये वही कमलनाथ हैं जो 84 के दंगों में जिनने देश में आग लगाई। आज जो लीक हुआ है उनका, वो इस बात का द्योतक है कि वो प्रदेश में भी आग लगवाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। मूल स्वभाव इनका वो उभर के सामने आया। तो आप सुन रहे थे नरोत्तम मिश्रा को जो सीधा सवाल कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि आखिर ये वो लोग हैं जो देश चलाते रहे, अब देश को जलाने की बात कर रहे हैं। ये बता रहा है कि किस हद तक दिवालियापन सामने आ चुका है। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि ये कांग्रेस की पहली साजिश नहीं है। इससे पहले बीजेपी ने एक बड़ी साजिश बेनकाब की थी कि कोरोना की आपदा में कांग्रेस कैसे सोची समझी साजिश के तहत अवसर तलाश रही थी। यह थी टूल किट वाली साजिश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करो, कुंभ को कोरोना से जोड़ दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर लगातार हमले करते रहो, वायरस को इंडियन वायरस बोलो। ये टूल किट वाली साजिश थी। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखो, यानी बार बार ये बताओ कि कांग्रेस देश के बारे में सोच रही है और बाकायदा ये एक रणनीति का हिस्सा था। प्रधानमंत्री केयर्स को बदनाम करो, उस पर सवाल उठाओ, बार बार नई संसद पर सवाल उठाओ। सवाल ये है कि आखिर अब क्या कांग्रेस पार्टी ये जवाब देगी कि उनके नेता देश को आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आग लगा दो देश में। सवाल मैं बुनियादी इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे कि सवाल यही है कि आखिर देश में आग लगाने की बात कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। तो सवाल ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वॉल पर, सवाल ये है कि आखिर कब तक, जब तक कुर्सी तब तक देश, राहुल गांधी के सामने जब तक कुर्सी है क्या तब तक देश रहेगा, सवाल यही है। सुनिए जरा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुर्सी नहीं है तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर भी भरोसा नहीं। सुनिए जरा। किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. Last 6 years is a systematic attack on all these institutions. The democracy in India is dead. It doesn't exist anymore. तो आपने सुना राहुल गांधी को। आइए अब आपको दिखाता हूं कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि देश को जलाने के लिए कैसे राहुल गांधी अकेले नहीं, सुनिए जरा, देश को जलाने के लिए आग लगाने की साजिश बहुत पहले से हो रही थी। कमलनाथ तो कह रहे हैं आग लगाओ किसानों से, लेकिन देखिए कैसे किसानों को भड़काने की साजिश बहुत पहले से हो रही थी। सुनिए जरा प्रियंका को। उपज के दाम के लिए कुछ नहीं किया, जब कर्ज में डूब रहा था कुछ नहीं किया, 12,000 किसानों ने आत्महत्या की, आपने कुछ नहीं किया। तो पूरी तरह से जब किसान त्रस्त है, परेशान है, आप कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर से अब ये नई समस्या आ गई है, इसके लिए भी आप कुछ नहीं करेंगे, तो और क्या करेगा किसान? सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लें। ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे।
सवाल यही है कि आखिर क्यों देश की सबसे पुरानी पार्टी देश को जलाने में, देश विरोध करने में, देश से नफरत करने में लगी हुई है। यह ताजा तस्वीर मैंने आपको फिर दिखा दी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की। पिछले कई दिन से हम आपको दिखा रहे थे वो तस्वीरें जो लगातार इजराइल और फिलिस्तीन में जंग का मैदान बनी हुई थी। वो तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले दिन ये तस्वीर हमने दिखाई थी जब 1000 रॉकेट दागे थे हमास ने इजराइल पर। ये वो तस्वीरें थी, ये वो मंजर था, भयावह मंजर, किसी को भी हिला देने वाली तस्वीरें थी कि इस तरह से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी। ये देखिए जरा, धुएं का गुबार, आग के गोले और बारूद बरस रहा था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इस तरह की न जाने कितनी तस्वीर इजराइल और हमास के बीच सामने आई हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा ये देखिए तस्वीरें, लगातार जो तस्वीरें आ रही थी, ये एयरक्राफ्ट के जरिए रॉकेट से हमला किया जा रहा था। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा, रॉकेट हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमला इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान चल रहा था, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब ये शांत हो चुका है, अब ये शांत हो गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम हो गया है। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाएं आतिशबाजी की तस्वीरें। ये आतिशबाजी की तस्वीरें फिलिस्तीन से आई है, जिस फिलिस्तीन में आसमान में रॉकेट और गोले उड़ रहे थे वहां पटाखे फूट रहे हैं। जरा एम्बियंस के साथ सुनाएं हम। इजराइल और हमास में युद्ध विराम हो गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे युद्ध विराम के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग सड़कों पर निकले, झंडे लेकर लोग सड़कों पर आए और लोगों ने खुशी का इजहार किया। इजराइल और हमास में संघर्ष विराम के बाद इन्हीं आसमानों में आप रॉकेट उड़ते देख रहे थे, लेकिन लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर आए, खुशी मना रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब जान बच गई, ऐसे हालात बन गए। आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं। यानी फिलिस्तीन से ऐसी बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के लिए बड़े जश्न की तरह। देखिए लगातार पटाखे, रॉकेट, दिवाली जैसा एहसास है। फिलिस्तीन में दरअसल दिवाली मन रही है, लेकिन आपको बताऊं 200 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं अब तक और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं सिर्फ फिलिस्तीन में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी लोगों में सुकून है, दिवाली जैसी स्थिति फिलिस्तीन के अंदर बनी हुई है। लोग खुशी मना रहे हैं इस बात की कि जैसे तैसे हालात काबू में आए। लोगों को अपने मुकद्दर, अपने भविष्य की चिंता सता रही थी, न जाने क्या होगा, लेकिन आसमान देखिए रोशनी से नहा गया इस खुशी में कि अब हालात सामान्य होंगे, अब इजराइल रॉकेट नहीं दागेगा। तो गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसी सेलिब्रेशन की तस्वीर कि कैसे, ये देखिए, ये अलक्सा की तस्वीर है। ये अलक्सा की तस्वीर है, अलक्सा जहां से संघर्ष शुरू हुआ था, इसी मस्जिद के बाहर से संघर्ष, लड़ाई शुरू हुई थी। वहां देखिए सैकड़ों लोग पहुंचे, आपको नजर आ रहा है। अगर फुल स्क्रीन इसको तस्वीरें दिखाएं, अलक्सा की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग झंडे के साथ, पोस्टर, बैनर के साथ पहुंचे, यहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुनिए जरा। तो ये सब ऐसे ही संभव नहीं हुआ। आपको बताऊं, दरअसल सोचिए 11 दिन से दोनों तरफ से गोले बरस रहे थे और आखिर कैसे एकाएक सब कुछ शांत हो गया। तो कैसे इजराइल और फिलिस्तीन की खूनी जंग शांत हुई आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों हजारों लोग घायल हो गए। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास में हो गया सीज फायर। ग्यारह दिन का घमासान हो गया युद्ध विराम।
जबरदस्त तबाही, फिर संघर्ष विराम। आसमान से अब नहीं बरसेगा बम। अब ना तो गाजा पर आसमान से बारूद बरसेगा और ना ही इजराइल पर बमों की बारिश होगी, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच 11 दिन बाद आखिरकार समझौता हो गया। इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध की शुरुआत 10 मई 2021 को तब हुई जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे। हमास ने लगभग 1000 रॉकेट के जरिए इजराइल पर हमला कर दिया था। इस झगड़े की शुरुआत पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनियों को हटाने से हुई थी, जिसके बाद यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। पहले फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया, जिसके बाद इजरायली पुलिस को उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। जवाब में इजराइल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और दोनों के दरमियान एक लंबे संघर्ष का आगाज हो गया। गाजा से हमास इजराइल को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा था, तो इजराइल का आयरन डोम उन रॉकेट को आसमान में ही तबाह और बर्बाद कर रहा था। लेकिन अब 11 दिन से चला आ रहा संघर्ष थम गया। दोनों तरफ से बिना शर्त सीज फायर को मान लिया गया और एक बार फिर गाजा में शांति की बहाली की उम्मीद हुई है। तो आप देख रहे थे कैसे संघर्ष विराम के बाद जश्न का माहौल है। वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा। जश्न का माहौल फिलिस्तीन के अंदर है, ये देखिए जरा। ये फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है, लेकिन उससे पहले कैसे अटैक हो रहा था, कैसे बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही थी, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों तरफ से बहुत नुकसान हुआ है। आइए आपको बताते हैं किसका क्या नुकसान हुआ है इस हमले में, कितने लोग मारे गए हैं, किसने क्या कुछ नुकसान झेला है। सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। दोनों तरफ का नुकसान देखिए जरा। फिलिस्तीन का नुकसान मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलिस्तीन ने दरअसल 4300 रॉकेट दागे। फिलिस्तीन ने 4300 रॉकेट दागे इजराइल पर, और इजराइल ने लगभग 2000 एयर स्ट्राइक्स किए थे, हवाई हमले किए थे फिलिस्तीन के ऊपर। फिलिस्तीन में 220 मौतें हुई हैं, इजराइल में 12 जाने गई हैं। इजराइल के पास आयरन डोम था, इसलिए इजराइल ने अपने आप को बचा लिया। फिलिस्तीन में 65 बच्चों की मौत हुई है और इजराइल में 2 बच्चों की जानें गई हैं। इसके साथ ही 150 आतंकी ढेर हुए फिलिस्तीन में और 1 सैनिक की मौत हुई है इजराइल में। तो ये दोनों तरफ का नुकसान हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन इसके बाद अब जश्न का माहौल है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे जश्न मनाया जा रहा है फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन इसे अपनी जीत बता रहा है। फिलिस्तीन का कहना है कि ये हमारी जीत है। ये फिलिस्तीन कह रहा है कि हमने जो दरअसल इजराइल को जवाब दिया, उसकी जीत की तस्वीरें फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, देखिए जरा। जीत, खुद की जीत बता रहा है फिलिस्तीन। उसका कहना है कि हमने मुंहतोड़ इजराइल को जवाब दिया है। उसके बाद इजराइल को घुटने टेकने पड़े और इजराइल ने हार मान ली। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं कि फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल ने हार मान ली है और उस हार की वजह से फिलिस्तीन के सामने इजराइल ने सीज फायर की बात मानी है। तो सेलिब्रेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कह रहा है इजराइल। आपको बताते हैं इजराइल क्या कह रहा है, ये जानते हैं। आइए, इजराइल का कहना क्या है। इजराइल का कहना यह है कि युद्ध विराम जरूर हो गया है, सुरक्षा मामलों पर मीटिंग हुई। इजराइल ने कैसे आखिर इस संघर्ष विराम और सीज फायर पर इजराइल पहुंचा, ये आपको बताते हैं। सुरक्षा मामलों पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद थे, इंटरनल सिक्योरिटी चीफ मौजूद थे, खुफिया एजेंसी मुसाद के चीफ शामिल हुए और इसमें मिस्र के उस प्रस्ताव पर विचार हुआ जिसमें हमास के साथ संघर्ष को रोकने का ऑफर दिया गया था। सीज फायर के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई। इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं, यानी सीज फायर की कोई शर्त नहीं रखी गई है। आइए अब आपको दिखाते हैं जल्दी से
कि ये सीज फायर की कोई शर्त नहीं। यही वजह है कि इसे फिलिस्तीन अपनी जीत मान रहा है। फिलिस्तीन मान रहा है कि उस देखिए फिलिस्तीन की सड़कों पर सैकड़ों लोग निकल कर आए, हाथ में मोबाइल की लाइट ऑन कर रखी है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें मैं दिखाऊं कि दरअसल फिलिस्तीन ये मान रहा है कि ये उसकी बहुत बड़ी जीत है। फिलिस्तीन ये मान रहा है कि इजराइल ने हार मान ली है। फिलिस्तीन में देखिए युवा सड़कों पर निकले सैकड़ों हजारों की संख्या में। उनका मानना है कि दरअसल ये, इधर मैं आवाजें सुनवाऊं, सुनिए जरा। भाई अब आपको बताता हूं फिलिस्तीन क्या कह रहा है। ये फिलिस्तीन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। फिलिस्तीन क्या कह रहा है ये बताता हूं आपको। फिलिस्तीन का कहना है कि युद्ध विराम फिलिस्तीन की जीत है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया लगी हुई थी इस संघर्ष विराम के लिए, लेकिन फिलिस्तीन का कहना है ये हमारी जीत है, ये बेंजामिन नेतन्याहू की हार है। फिलिस्तीन इसे बेंजामिन नेतन्याहू की हार बता रहा है। फिलिस्तीन कह रहा है, फिलिस्तीन के हमास के दूसरे जो लोग हैं, नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। हमास के नेता अली बराके कह रहे हैं कि हमास के चरमपंथी चौकस रहेंगे और तब तक चौकस रहेंगे जब तक जो मध्यस्थ संघर्ष विराम का ब्यौरा नहीं दे देते, यानी जो मीडिएटर थे वो संघर्ष विराम का जब तक ब्यौरा नहीं देते थे तब तक वो एक्टिव रहेंगे चरमपंथी। आइए अब आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं कैसे फिलिस्तीन इसे पूरी तरह से जश्न में बदल चुका है। फिलिस्तीन को लग रहा है ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। देखिए जरा, सड़कों पर निकल कर आए हैं। अब तक गोला बारूद जब तक रॉकेट दागे जा रहे थे तब तक मुल्क आखिर एक होकर सुलह करने में, समझौता करने में लगे थे। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए जरा। फिलिस्तीन की सड़कों पर देखिए कैसे युवा निकले। आइए अब आपको सुनवाते हैं। आपने फिलिस्तीन की तस्वीरें देख ली, फिलहाल शांति है, खून नहीं बह रहा है इस वक्त। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस क्या कुछ कह रहे हैं, जो बड़ी भूमिका निभा रहे थे कि कैसे सुलह समझौता इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो जाए। जरा सुनिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को क्या कह रहे हैं वो। I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel. And I call on all sides to observe the ceasefire. और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये संघर्ष विराम हुआ कैसे, कैसे संघर्ष विराम हुआ वो आपको हम बताने जा रहे हैं। किस किस की भूमिका है। जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने बड़ी भूमिका अदा की है संघर्ष विराम में। जो बाइडेन के अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें शेख तमीम बिन हमाद जो कि कतर के अमीर हैं, उनका एक बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही आपको बताऊं अब्देल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया है। तो इनकी वजह से ये सीज फायर वायलेशन हुआ है। और मोहम्मद बिन सलमान जो कि खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने भी बड़ी भूमिका अदा की है, इसलिए हुआ है संघर्ष विराम। आइए अब आपको बताते हैं कि फोन डिप्लोमेसी कैसे काम की है। जी हां, किसने किसको फोन किया जिसके बाद ये लड़ाई और जंग रुकी है, कैसे ये खूनी जंग रुकी है, आपको बताता हूं। देखिए जरा, फोन डिप्लोमेसी काम की। जो बाइडेन ने फोन लगाया बेंजामिन नेतन्याहू को। जी हां, 2 बार जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और बार बार इस बात को दोहराया कि संघर्ष विराम किया जाए। इसके बाद आपको बताऊं इसके बाद क्या हुआ, किसकी किससे बात हुई। इसके बाद फोन डिप्लोमेसी आगे बढ़ी और बाकायदा विदेश मंत्री जर्मनी के जो हैं हाइको मास, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को, इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन किया और उनसे बात की और उन पर दबाव डाला कि फिलिस्तीन में बहुत सी जानें जा रही हैं, इसको रोका जाए। इसके अलावा आपको बताऊं कि कौन कौन आगे आकर जिसने फोन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने क्या किया कि हमास के कमांडर से बात की, हमास के लोगों से बात की फोन पर, और उसके बाद यह संघर्ष विराम हुआ है। तब जाकर यह संघर्ष विराम संभव हुआ है। सवाल यह है कि इसमें अमेरिका ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको बताएं कि जो बाइडेन
जो बाइडेन ने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया है, क्योंकि वो बार बार यूनाइटेड नेशंस में वीटो दे रहे थे कि प्रस्ताव ना पास हो, मैं खुद इसे डील कर रहा हूं, मैं खुद दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाऊंगा। सुनिए जरा जो बाइडेन क्या कुछ कह रहे हैं। Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. In my conversation with President Netanyahu, I commended him for the decision to bring the current hostilities to a close within less than 11 days. तो आपने सुना जो बाइडेन ने क्या कहा। अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर कैसे यह संघर्ष विराम हुआ। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सोचिए, दो मुल्क लड़ रहे थे, एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे थे, खूनी लड़ाई, खूनी युद्ध हो रहा था। कैसे दोनों मुल्क माने, इसके लिए कई मुल्कों को बेहद जद्दोजहद करनी पड़ी। इसमें अमेरिका की भूमिका बड़ी थी, अमेरिका शामिल था। अमेरिका ने भी इस संघर्ष को रोकने के लिए बहुत खास भूमिका निभाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 बार इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और जल्द से जल्द मसले को सुलझाने की अपील की। इसके अलावा अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि को भी दोनों पक्षों के बीच हालात को शांत करने के लिए भेजा। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यह बताया कि उन्होंने हैदी अमर को अपने प्रतिनिधि के तौर पर तेल अवीव भेजा है, दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास पर सऊदी अरब और इजिप्ट के प्रभाव का भी इस्तेमाल किया है। उसके बाद जाकर कहीं ये बात बनी है, तब दोनों के बीच जाकर समझौते हुए। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर इसमें भारत का क्या रोल था, भारत ने अब तक क्या भूमिका प्ले की है। यह मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान ने इसमें क्या रोल प्ले किया है। भारत ने अब तक नपास तुला रोल प्ले किया है। भारत ने अब तक जो कुछ भी कहा है वो बहुत संभल कर कहा है, क्योंकि दोनों के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन की बात हो या फिर इजराइल की बात हो। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे भारत ने दोनों को संभाला है। भारत ने इजराइल हमास के बीच जारी जंग में एक संतुलित रुख अपनाया है। दरअसल भारत के फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से ही संबंध अच्छे हैं। ऐसे में भारत के लिए किसी एक का पक्ष ले पाना मुश्किल था, इसलिए भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि भारत फिलिस्तीनियों की जायज मांग का समर्थन करता है और 2 राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान का समर्थन करता है। इसके साथ ही भारत ने कहा कि वो गाजा पट्टी से होने वाले रॉकेट हमलों की निंदा करता है। साथ ही इजराइल के बदले की कार्रवाई में भी आम नागरिक मारे जा रहे हैं, जो दुखद है। साफ है कि भारत ने खुलकर किसी एक का पक्ष या साथ नहीं लिया और दोनों पक्षों से शांति की अपील की। यह हिंदुस्तान का टेक था। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन किया। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को राज्य के तौर पर मान्यता दी थी। वहीं भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में बने थे। 2014 के बाद भारत और इजराइल में सैन्य सहयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। फरवरी 2018 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, तब उन्होंने फिलिस्तीन का भी दौरा किया था। तो इसलिए उसके बाद से भारत और इजराइल के रिश्ते बेशक एक साथ सुधरे हैं। लेकिन अब आपको बताने जा रहा हूं, जो 57 मुस्लिम देशों का जो समूह था, 57 मुस्लिम देश जिसमें शामिल थे, वो इस समझौते में, सुलह में नाकाम और निकम्मे साबित हुए। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नाम के ये अरब मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन इस समझौते को करने में इनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। ये कैसे, इसमें कौन कौन है, पहले जल्दी से आपको ये बताते हैं। 57 मुस्लिम देशों में है कौन कौन, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे नाकाम और निकम्मे साबित हुए। इनमें कौन कौन शुमार है आपको बताएं। इनमें देखिए, सबसे पहले इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस सऊदी के, ये वो नेता शामिल हैं जो खुद ओआईसी के मेंबर हैं, यानी जिनको जिम्मेदारी थी सुलह समझौते की, लेकिन ये नाकाम रहे। इसके अलावा आपको बताऊं कि मिस्र के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति इसमें शामिल हैं। 57 मुल्कों के प्रतिनिधि इसमें हैं, 57 राष्ट्र, 57 मुस्लिम देश शामिल हैं। ये कुछ खास जो मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन इनकी भी कोई कोशिश काम नहीं कर पाई है। आइए आपको साथ ही साथ बताता हूं
कि कैसे ये संभव हुआ, ये आपको बताने जा रहे हैं। कैसे ये मुल्क निकम्मे और नाकाम साबित हुए, जरा देख लीजिए। 57 मुस्लिम देश लेकिन पूरी तरह से नाकाम। पाकिस्तान, तुर्की के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और ईरान, ये वो देश हैं जो इसमें शामिल थे लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में दरअसल अगर मैं 40-60 बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र के बाद OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सबसे ज्यादा एक्टिव रही। आपको मैं रोज बता रहा था कि मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि एकजुट तो हो गए लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे। मुस्लिम देशों से अपील की गई लेकिन नतीजा जीरो रहा। अब सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा संगठन आखिर क्यों जंग नहीं रुकवा सका? आप भी सोच रहे होंगे कि 57 मुस्लिम देश, अरबों की आबादी, उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके, जबकि अमन बहाली की सबसे ज्यादा आवाजें मुस्लिम देशों की तरफ से ही आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद तमाम मुस्लिम देशों का इस संगठन महज जुबान चलाने के सिवा कुछ नहीं कर सका। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है कि 57 मुस्लिम देशों के संगठन आखिर क्यों आज तक फिलिस्तीन की मदद कर रहे नहीं कर सके? क्यों ये मुस्लिम देश फिलिस्तीन की मदद नहीं कर सके? दरअसल इसके पीछे तमाम मुस्लिम देश या फिर यूं कहें कि OIC जो ये संगठन है, इसमें शामिल मुल्कों का अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना फायदा है। हर सदस्य सिर्फ अपने हित के बारे में ही सोचता है। यह आर्थिक भी है और डिप्लोमेटिक भी है। तुर्की को ही ले लीजिए, इजराइल के साथ उसके गहरे कारोबारी संबंध हैं, लेकिन जब इस्लाम से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो कभी डिप्लोमेट को वापस बुला लेता है तो कभी बयानबाजी करके चुप हो जाता है। लेकिन तुर्की अपने हित हमेशा आगे रखता है और संबंध बनाए रखता है। तुर्की और इजराइल के बीच 2018 में आपसी कारोबार $6.2 बिलियन का था। सोचिए जरा, तुर्की का ये रिश्ता था। सऊदी अरब का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जिसके अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं। यहां वैसे भी राजशाही चलती है सऊदी अरब में, जहां लोकतांत्रिक मूल्य सिर्फ नाम के ही हैं। अरब मुल्कों में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का शासन है, जिनका अपना निजी फायदा भी है। आप समझिए कि 60 साल से सऊदी अरब में अमेरिकी फौज का एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन है। हर टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं और अमेरिका और यूरोप में शाही परिवार की प्रॉपर्टीज हैं। लगभग यही हाल UAE या दूसरे अरब देशों का भी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये OIC के देश निकम्मे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दरअसल ये एकजुट नहीं है और अपना सिर्फ स्वार्थ ढूंढते हैं, स्वार्थ। आइए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा। पाकिस्तान को आखिर कौन झाड़ पर चढ़ा रहा था? पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान से उड़ान भरकर फौरन पहुंच गए तुर्की और वहां से फौरन अमेरिका। इमरान खान खुद कैबिनेट में हाथ ऊपर करके दुआएं मांग रहे थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं कर सके। ये आपको बताने जा रहे हैं हम कि आखिर पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान क्या कर सका, ये आपको बताने जा रहे हैं। या सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ ढोल पीटता रहा, ये आपको दिखाने जा रहे हैं। इस पूरे संघर्ष विराम में पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। यानी पाकिस्तान ने पहले कहा कि उसने इजराइल को मान्यता नहीं दी, पाकिस्तान ने इसके बाद कहा इजराइल को मान्यता देने का दबाव इमरान खान पर आखिर कौन बना रहा है? उनके अपने साथी, ये जो 57 मुस्लिम देश हैं, ये इमरान पर दबाव बना रहे हैं। कुछ मुस्लिम देश दबाव बना रहे हैं, यानी 57 जो OIC के मेंबर्स हैं वो। इमरान खान ने इंटरव्यू में ये बात का दावा किया था। इमरान ने उन देशों का नाम नहीं बताया था क्योंकि हर मुल्क को अपने नफे और नुकसान के बारे में सोचना है। सऊदी अरब, UAE और बहरीन उन मुल्कों में शामिल हो सकते हैं जो इमरान खान पर दबाव बना रहे हो। बहरहाल एक अच्छी खबर यह है कि दोनों मुल्कों के बीच खूनी जंग अब शांत हो गई है। अब किसी का खून नहीं बहेगा और किसी की जान नहीं जाएगी। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।